ट्रंप और मोदी के बीच में जो बैठक का इंतजार था वो बैठक खत्म हो गया है और बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने काफी जोरदार तरीके से, प्रभावशाली तरीके से भारतीय नाविकों की हत्या का मामला उठाया। मोदी ने ट्रंप के सामने साफ तौर से कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुला रहना बेहद जरूरी है और जो जलमार्ग होते हैं उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। उधर ट्रंप ने भी इस बात को स्वीकारा और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री देखने में एंजल की तरह तो भले ही लगते हैं लेकिन बहुत ही टफ नेगोशिएटर हैं। काफ़ी सख्ती से वो किसी चीज़ को लेकर डील करते हैं। भारत अमेरिका डील को लेकर भी ट्रंप ने यहाँ पे उम्मीद जताई कि भारत अमेरिका डील बहुत जल्द होगा यहाँ पे, और बहुत सारे मुद्दों पे बातें निकलकर सामने आई है। यहाँ पे ये जो बातचीत हुई इसको किस तरीके से देखा जाए, आगे ऐसे समय पे बातचीत हो रही है जब 22 तारीख को यूएस की तरफ से ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव आ रहे हैं यहाँ पे। अब ट्रेड डील को लेकर क्या बात आगे बढ़ेगी। पिछले 16 महीने में दोनों देशों के बीच में रिश्ते में जो एक उतार चढ़ाव देखने को मिला था, कड़वाहट देखने को मिली थी कई बार, क्या वो कड़वाहट अब दूर होती हुई दिखेगी? और भारत की भूमिका को जिस तरह से सराहा पर डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या आने वाले दिनों में ये रिश्ते वापस उतने ही गर्मजोशी वाले हो जाएंगे जो 16 महीने पहले हुआ करते थे? ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसके विश्लेषण आज हम करेंगे आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं लक्ष्मण राय और हमारे साथ शामिल होने वाले मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले सुन लीजिए कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है बैठक के दौरान, उसमें प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा है। एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि इस चिरस्थायी शांति बनेगी। एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत है कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। We had in particular some very good conversations with Prime Minister Modi, India, and we're doing trade deals. We're doing a lot of things. A lot of things are happening between the United States and India. The United States is doing the best we've ever done. We have over $19.2 trillion coming in, and we're building factories, we're building everything, and Prime Minister is building a lot in the United States. He's spending a lot of money in the United States, so we appreciate that job. But I just want to say he's been my friend for a long time now, and we've always had a great relationship, and it's great to be with you. Thank you very much. Great to be with you. Thank you. तो अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो G7 की साइडलाइन में दोनों नेताओं के बीच की बैठक के बाद दोनों एक दूसरे को लेकर क्या कुछ राय अपनी जताई, और ये जो बातें निकल कर सामने आई हैं वो दोनों देशों के बीच के रिश्ते को आगे किस तरह से बढ़ाएगा, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर अशोक सज्जनहार साहब हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन और पीस स्टडीज के डीन प्रोफेसर अरविंद कुमार साहब हैं, विदेश नीति विशेषज्ञ रविंदर सचदेव हैं, लंदन से वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशिक साहब हैं और अमेरिका के न्यूयॉर्क से जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट प्रमित माकोड़े साहब हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में एम्बेसडर सज्जनहार आपसे करना चाहूंगा। आपने सुना ये बैठक के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस से दोनों नेताओं की बातें, अपेक्षा का अनुरूप रहा? जी, बहुत धन्यवाद लक्ष्मण जी मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी, जो कुछ देखिए परोक्ष रूप से कहा जाता है इन मुलाकातों में, वो तो उसी बिल्कुल ऐसा ही एक्सपेक्टेड था जो प्रधानमंत्री मोदी कहेंगे, हॉर्मुज का मुद्दा उठाएंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो वहां पर शांति होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, और बड़े पुरजोर शब्दों में उन्होंने अपने सी फेयरर्स, हमारे जो नाविक हैं, उनके बारे में भी उन्होंने इसका कहा। और यही बात उन्होंने कही थी कल भी जब एक प्लेनरी सेशन हुआ था और उसमें प्रधानमंत्री मोदी को
बोलने का के लिए आमंत्रित किया गया था, तो तब भी उन्होंने नाविकों के बारे में कहा, क्योंकि भारत के जो नाविक हैं करीब 3,20,000 में दूसरा नंबर है संख्या का, और उसमें अभी 3 हमारे नाविक मारे गए हैं, क्योंकि वो अमेरिका ने उनके ऊपर उनकी जो, हालांकि वो इंडियन फ्लैग वेसल नहीं था, वो पलाव का फ्लैग वेसल था, परंतु फिर भी वो भारतीय नागरिक थे, और 3 जहाजों पर जो हमले हुए उसमें ज्यादा मात्रा में भारतीय नाविक ही थे। तो इसके बारे में उन्होंने कहा, और राष्ट्रपति ट्रंप ने तो एक जनरल बातें कही जो कैसी वो प्रधानमंत्री मोदी का आदर करते हैं, परंतु उसके बाद प्रेस से काफी प्रश्न पूछे गए राष्ट्रपति ट्रंप के लिए, और मेरे विचार से सभी का उन्होंने बहुत ही, हालांकि बहुत ही संक्षिप्त रूप में और कोई इतना डिटेल में उसका उत्तर नहीं दिया, परंतु उन्होंने यही कहा जो हमारे संबंध हैं बड़े अच्छे हैं, बहुत ही तेजी से आगे अग्रसर हो रहे हैं, और बातचीत जो हो रही है वो अब हो रही है, क्योंकि इसके बाद यही इसका वो फॉर्मेट होता है। पहले प्रेस के लिए छोटी स्टेटमेंट की जाती है, फिर प्रेस के प्रश्न लिए जाते हैं, और फिर जो रेगुलर मुलाकात होती है दोनों नेताओं के बीच में और दोनों डेलीगेशंस के बीच में, वो होती है। और मैं समझता हूं जो जिस प्रकार का माहौल बना है इस मुलाकात से, जो अभी बातचीत हुई है या जो कल भी जब फैमिली फोटोग्राफ लिया गया वगैरह वगैरह, तो ये बड़ा अच्छा माहौल बना है। और जो भी हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, सबसे ऊपर मैं उन मुद्दों में ट्रेड का इशू लाऊंगा, क्योंकि वो काफी देर से हमारे बीच में पड़ा हुआ है, और इसमें यही कहा गया है जो करीब 99% इसके ऊपर सहमति हो गई है, हामी भरी गई है दोनों तरफ से, केवल 1% बात रहती है। और हम जानते हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीयर आ रहे हैं 23-24 जून को भारत में, वो आएंगे बातचीत करने के लिए। तो मैं बहुत आशा करता हूं जो उससे जो भी आखिरी थोड़ा बहुत पेच रह गया हो उसको भी सॉल्व किया जाएगा, और ये ट्रेड डील आगे बढ़ेगी। ट्रेड डील अगर हो जाती है तो मैं समझता हूं बहुत ही बड़ा न केवल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा, जो दोनों देश अपने संबंधों को आगे ले जाना चाहते हैं और सुदृढ़ और मजबूत करना चाहते हैं, परंतु एक सब्सटेंटिव तरीके से अभी हमारा ट्रेड दोनों देशों के बीच में करीब $200 बिलियन का हो गया है। इसको हम चाहते हैं $500 बिलियन का किया जाए 2030 तक। तो उसकी तरफ हम अग्रसर हो सकते हैं, उसको पाने के लिए खाली ये है जो अमेरिका को ये भी कहना होगा, जो उसकी 301 इन्वेस्टिगेशंस और इस प्रकार की जो चीजें हैं उसको वो परे रखेगा। और हम ये लोग ट्रेड डील अगर है तो उसमें ये एम्बेसडर सज्जनहार साहब, investigations इस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे शो में चल के, ट्रेड डील को लेकर उसकी बारीकियां कैसे सुलझाई जाएंगी। लेकिन जो एक टोन सेट करना था 16 महीने के दौरान, जो माहौल बना था, तो ऐसा लग रहा था कि इससे पहले जब मुलाकात हुई थी उसके बीच में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई, किस तरीके से बयान आए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का, को लगा कि अब रिश्ते पुराने जैसे शायद नहीं रह गए और ये भविष्य में असर डालने वाले हैं। लेकिन आज जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बातों को रखा, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, उससे पहले जब लंच ऑन मीटिंग हो रही थी तो वहां भी कहा ये प्रधानमंत्री के बारे में, तो ये सारी बातें क्या एक तरीके से आगे रिश्ते ज्यादा मजबूत रहे, पुराने खट्टे मीठी जो यादें हैं उसको छोड़कर आगे बढ़ा जाए, इसका संकेत है क्या प्रमित माकोड़े साहब? देखिए, ये जो दोनों की जो केमिस्ट्री है ये बड़ी जबरदस्त केमिस्ट्री है। आई वॉज पार्ट ऑफ Howdy Modi program, very closely working on that. I was there in Ahmedabad for Namaste Trump, and I was there last year in Washington as well. जब लास्ट ईयर फरवरी में आए थे, नॉट ओनली द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट हैड अ ग्रेट केमिस्ट्री, पर जो हमारे दोनों डेलीगेशन रहते हैं वो भी बड़े सहज महसूस करते हैं, क्योंकि दोनों टॉप लीडर्स की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है। और आज भी उन्होंने इस बात को बताया कि हमारी लास्ट ईयर जो बड़ी अच्छी मीटिंग्स हुई थी उसको हमको आगे ले जाना है। और निश्चित रूप से देखिए, दोनों ही देशों को एक दूसरे की बड़ी आवश्यकता है। इंडिया नीड्स अमेरिका, सेम अमेरिका ऑल्सो नीड्स इंडिया एज वेल, बिकॉज अमेरिका यूजुअली ब्रिंग्स द कैपिटल एंड द टेक्नोलॉजी, बट आज अमेरिका की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है अफोर्डेबल सॉल्यूशंस की। सो द इंडियन
brings the affordable solutions and the applications on top of the technology. And Indians are definitely looked as not only just as a bridge, but Indian diaspora is highly respected here. ये जो मीडिया में बताया जाता है कि बड़ा खटास हो गई है और बड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट है, इसको मैं पूर्ण रूप से सही नहीं मानता हूं. There is small segment, no doubt कि थोड़ी तो टेंशन आए हैं, but that is in a very small segment. By and large, Indians are very much respected, and Indians are force multiplier. They are definitely delivering right from NASA to energy to academics to IT. सभी में बड़ा अच्छा उनका योगदान रहा है. और पर्टिकुलरली लास्ट ईयर जब बात हुई थी, एक न्यूक्लियर एनर्जी की बात हुई थी. न्यूक्लियर एनर्जी में इंडिया इज गोइंग फ्रॉम 8.7 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी राइट नाउ कैपेसिटी टू 100 गीगावाट. एक जबरदस्त बड़ा जंप है. और वहां पर अमेरिका एक बहुत अच्छे से उस पर पार्टनरशिप के रूप में आ सकता है, कोलैबोरेशन हो सकता है. और एक पर्टिकुलरली ट्रांसपोर्टेबल न्यूक्लियर पावर प्लांट की एक टेक्नोलॉजी है जिसमें मैं भी जुड़ा हूं. लेकिन इस तरह के जो टेक्नोलॉजीज हैं जो अमेरिका से जब इंडिया आएगी, आज की तारीख में इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करने में अराउंड 10 साल का समय लगता है सर. उस समय को अगर आप 3 साल के अंतर में न्यूक्लियर पावर प्लांट एस्टेब्लिश करें, तो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग टू अचीव दैट एम्बिशियस गोल ऑफ 100 गीगावाट. बिकॉज इंडिया इज पावर हंग्री, एनर्जी हंग्री, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आपको भी पता होगा एनर्जी का कितना इंपॉर्टेंस है. ये दरअसल ये जो पोटेंशियल सेक्टर हैं, पोटेंशियल कोलैबोरेशन के जो स्कोप हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे. लेकिन आज की बैठक क्या इशारे करते हैं? रविंद्र सचदेव साहब हैं, नरेश कौशिक साहब हैं, लेकिन इससे पहले मैं प्रोफेसर अरविंद कुमार साहब के पास जाना चाहूंगा, चूंकि हमारे शो में पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं. अरविंद कुमार साहब, आपने पिछले 24 घंटे में नोटिस किया होगा दोनों नेताओं के बीच की मुलाकात के अलग अलग तस्वीरें निकल कर सामने आई, अलग अलग बयान निकल कर सामने आया, और उसके बाद अभी की बैठक और बैठक के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या इशारा करता है? बहुत पॉजिटिव मैसेज पूरे विश्व को जाता है. और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो एड्रेस हुआ, जो उन्होंने बहुत ब्रीफली बताया, वो पूरे विश्व के बारे में बताया कि कैसे फ्रीडम ऑफ नेविगेशन विल हेल्प द अदर कंट्रीज एंड दैट विल परहैप्स ओपन द डोर स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिएटिंग विन-विन सिचुएशन. तो ये एक बहुत बड़ा संदेश पूरे विश्व को जाता है कि भारत का क्या योगदान हो सकता है. और ये जो राष्ट्रपति ट्रंप हैं, ये भी समझ गए हैं कि भारत के बिना अमेरिका कुछ नहीं कर सकता है. तो बोथ इंडिया एंड द यूएस हैव टू वर्क टुगेदर. ये एक समझदारी उनको आई है. अभी ये मीटिंग जो हुआ है, ये एक बहुत अच्छा सिंबॉलिक मैसेज पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व को जाता है कि कैसे भारत और अमेरिका दोनों को मिलकर विश्व के लिए सोचना पड़ेगा, विश्व के लिए काम करना होगा. तो ये एक बहुत अच्छा संदेश गया है. इस बहुत अच्छा G7 के साइडलाइन से जो मीटिंग हुई है, बहुत अच्छा मीटिंग हुआ है. नरेश कौशिक साहब, बैठक से पहले हर किसी की निगाहें इस बात पर टिकी थी कि सी फेरर की हत्या, उसको भारत कितना जोरदार तरीके से उठाता है, और ख़ास तौर से ऐसे मौके पे जब इसको इंडिया में तो एक पॉलिटिकल रंग भी दिया गया, और ये जयशंकर की तरफ से बयान आया, उसके बाद वहां की तरफ से जो बयान आया वो थोड़ा सा बड़ा ही कड़ा सा बयान था, बहुत ही मार्मिक सा नहीं था, अमानवीय बयान देखा जा रहा था. अब यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने जो बातें रखी ट्रंप के सामने, उसमें से मैं अगर गलत ना हूं तो 30% समय इसी बात पर गया कि आपको सी फेरर की रक्षा करनी होगी, ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा. भारत के सी फेरर की अहमियत पूरी दुनिया में काफी ज्यादा है. तो इतना जोरदार तरीके से ऐसे प्लेटफॉर्म पर ट्रंप के सामने ये बात कहना, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा संदेश है. ये बहुत जरूरी था, और क्योंकि भारत में इसको लेकर बहुत आक्रोश है पूरे भारत में, और खासकर जिस तरह से अमेरिका ने अभी तक उस पर खेद भी व्यक्त नहीं किया है, इसलिए ये मोदी जी के लिए बहुत जरूरी था इस बात को ना केवल उठाना बल्कि जोर देकर उठाना, जो उन्होंने आज किया है. तो इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए. लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने आज भी कोई खेद व्यक्त नहीं किया, तो इससे जो है हमें इसको लेकर निराशा होगी. लेकिन ये है कि हमारा जो संदेश है उन तक जरूर पहुंचा होगा. अब जरूरी ये है कि हमें देखना होगा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच जिस केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, उससे हमें क्या हासिल होता है. आपको याद होगा कल प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रस्ट की बात की थी, यानी विश्वास दोनों देशों के बीच में. हालांकि उन्होंने एक जनरल लेवल पर ट्रस्ट की बात की थी, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे कोई भी जो है वो नहीं होगा. ये अलग तरह से नहीं सोचेगा उनका इशारा कहां था.
उनका इशारा अमेरिका के राष्ट्रपति ने जिस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाया है, पहले अपने टैरिफ्स की वजह से और उसके बाद में ईरान की लड़ाई से, तो खैर और देशों को भी नुकसान हुआ लेकिन भारत को भी हुआ। भारत को इसलिए हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था काफी कुछ खाड़ी के देशों से जो तेल और ऊर्जा की और फर्टिलाइजर जो आता है उस पर काफी निर्भर है और उससे हमें अब नुकसान हुआ है। तो इसके लिए भी ट्रंप ने कोई जितनी सहानुभूति हमें अपेक्षा होती है एक मित्र देश से, वैसी उन्होंने नहीं दिखाई। तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत कुछ अब अमेरिका को ये करना होगा कि उनका जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जिस तरह से अमेरिका पर विश्वास लोग नहीं कर रहे हैं, और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, तमाम दुनिया में, यहां तक कि खाड़ी देशों के जो नेता हैं जो बिल्कुल अमेरिका पर निर्भर थे, उनको भी अब लगता है कि क्या अमेरिका का कवच हमें आगे कुछ फायदा करेगा, क्योंकि इस लड़ाई में तो उन्हें कोई फायदा हुआ नहीं। तो ये भी बात है, जैसे इजराइल तो अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त है, वहां पर भी ये सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका और ट्रंप क्या वाकई अब उनके साथ है, जिस तरह का वो डील ईरान के साथ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये ट्रस्ट वाला जो मुद्दा है, जो मोदी जी ने काफी जोर शोर से कल उठाया था, उसकी गूंज मैं समझता हूं कि वॉशिंगटन में जरूर होगी, क्योंकि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं और देशों में भी ये बात उठाई जा रही है। और हमारे लिए ये इसलिए जरूरी है कि अमेरिका और भारत एक दूसरे के पूरक हैं, जिस तरह की बात और वक्ताओं ने भी कही है। और इस खटास के बावजूद हमारे जो सामरिक जो रिश्ते हैं या राजनीतिक रिश्ते हैं या जो कूटनैतिक रिश्ते हैं, उनमें कोई बहुत खटास नहीं आई है इसके बावजूद, क्योंकि अभी भी भारत में निवेश करने से अमेरिकी कंपनियां पीछे नहीं हट रही हैं। काफी बड़ी कंपनियों ने, गूगल और जो माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने बिलियंस डॉलर्स का निवेश वो कर रहे हैं। इसी तरह से जो क्रिटिकल मिनरल्स वाला जो समझौता हुआ है, तो इससे लगता है कि अमेरिका समझता है कि भारत उनके लिए महत्वपूर्ण है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि चीन जो यहाँ पर जो एक बड़ी महाशक्ति है, वो भारत के लिए तो खतरा है ही, अमेरिका के लिए भी खतरा है। और उसका मुकाबला अगर कोई देश आगे चलकर कर सकता है तो वो भारत है। बिल्कुल, दरअसल आपने सही कहा, लेकिन जो आपने सी फेयर वाले मुद्दे पे कहा कि खेद व्यक्त नहीं किया, तो सवाल जवाब जब चल रहा था तो मैं देख रहा था इस चीज को लेकर के, तो उन्होंने एक बयान जरूर दिया कि हाँ, मुझे इस बात की जानकारी हुई है और मैं वहां के लोगों से, भारतीय लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, ऐसा कुछ स्टेटमेंट मैंने सुना। हाँ, खेद जैसा कोई शब्द वहां पर निकल कर सामने नहीं आया, लेकिन ये था कि इस बैठक को और बैठक से पहले की तस्वीरों को, उनके बयानों को देखा जा रहा था कि आगे अब रिश्ते इससे कितने मजबूत होंगे, जो बीच में पैचेज आ गए थे वो कितना उससे सुधरेगा। रविंद्र सचदेव साहब, इस पे आपका कमेंट लूंगा, फिर मैं सेक्टोरल बातचीत करेंगे हम लोग। थैंक यू, प्लेजर। आई थिंक ब्यूटीफुल कमेंट्स एंड थॉट्स। मेरे विचार से काफी टाइम से मैं चीज सोच रहा हूं और मैं कह भी रहा हूं, आज की दुनिया में केमिस्ट्री मैटर नहीं करती, फील्ड ही बदल गई है। ठीक है, मोदी जी की ट्रंप से बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है, ठीक है, नेतन्याहू की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है। बात यह है, ये खेल आ गया, या तो फिजिक्स कहें या अरिथमेटिक कहें। केमिस्ट्री एक द कॉन्सेप्ट जो है, रिलेशंस एंड ऑल फाइन आर देयर। तो इस समय हम जो डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिक्स ट्रंप के साथ देख रहे हैं ना, ट्रंप के जमाने में, इसमें जो गेम की फील्ड है वो केमिस्ट्री नहीं है, फील्ड है अरिथमेटिक की या फिजिक्स की। इसकी केमिस्ट्री तो सबसे अच्छी है, क्यों नहीं है, जब ये करे। आई मीन, नेतन्याहू कह लीजिए, स्टारमर कह लो, मैक्रोन, अच्छी भी है बुरी भी है, जो भी वो चल रहा है, बट फंडामेंटल क्या है, इट्स अरिथमेटिक। दैट इज वेयर हमारे और अमेरिका के डिफरेंसेस ग्रो हो रहे हैं, और पिछले एक साल में ज्यादा ग्रो हुए। पिछला एक साल कंपेयर टू पिछले 25 साल वाज द वर्स्ट एंड लोएस्ट इन यूएस इंडिया रिलेशंस। आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड आल्सो। 2008 की न्यूक्लियर डील हमने जो हम रहे एम्बेसडर सज्जनार, बहुत एक्टिव लीडरशिप रोल प्ले किया। 14 में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में आई वाज ऑर्गेनाइजर फॉर, पहली बार जब मोदी जी गए, हाउडी मोदी, टेक्सास में, ह्यूस्टन में, यहाँ मोटेरा स्टेडियम में भी था। तो केमिस्ट्री बड़ी अच्छी चल रही है हमारी, ओके, बट वी आर मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज। गेम ये है कि हमें ये देखना अरिथमेटिक को, और अरिथमेटिक या फिजिक्स कहें, उसमें डिफरेंसेस हैं। अमेरिका हमको एक लाइट वेट समझता है,
वन बिग पिक्चर। ओके, नहीं तो अमेरिका इस तरह से हमारे साथ एक्ट ना करता जिस हिसाब से, जैसे मानो रशियन ऑयल पे सैंक्शन हम पे लगा दी, चाइना पे क्यों नहीं हुई? चाइना जबकि हमसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, बिकॉज चाइना हैज सम वेट। तो ये हमें लाइट वेट, दैट्स व्हाट। सेकेंड, हमारा एक जो नोशन है बड़े लंबे टाइम से कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इंडिया को इसलिए बूस्ट कर रही है एज अ काउंटर टू चाइना, कि इंडिया की इकोनॉमी ज्यादा बढ़े, और एटलीस्ट इफ नॉट अ मिलिट्री अलायंस, क्योंकि हम तो कोई मिलिट्री अलायंस में जाएंगे नहीं अमेरिका के साथ, बट एज अ डेमोक्रेटिक फोर्स, एज अ बिग इकोनॉमी, इंडिया चाइना को काउंटर करे। और उस हिसाब से अमेरिका तभी हमसे मल्टीपल एंगेजमेंट्स कर रहा है। बट इन द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और पिछले वर्षों से मुझे यह लग रहा है कि अमेरिका ने वो पैराडाइम छोड़ दिया है। आप देखिए इनका जो राइजिना डायलॉग में भी 3 महीने पहले कौन स्टेट डिपार्टमेंट नंबर 2 ऑफिशियल आया था, उसने कहा, जब उसे पूछा गया कि आप इंडिया की राइस को वैसे मदद करोगे जैसे आपने चाइना को करी, ही सेड क्लियरली नो वी विल नॉट। तो ये कोर रीजंस हैं। या श्योर, हमारा डायस्पोरा है, ब्रिज है, इनोवेटर्स है, सब कुछ है वहां पे, वो दैट्स वन थिंग, दैट्स अ ब्यूटीफुल कनेक्ट, राइट। बट इफ यू लुक एट द रियल नंबर्स जो चल रहे हैं इस समय, हम 4.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन की होंगी, चाइना 20 की है। हमारे पास कोई एक लेवर नहीं है अमेरिका को बैकफुट पे पुश करने का, चाइना के पास है, तभी वो कर रहा है। सो अमेरिका हमसे एंगेज कर रहा है, बट अमेरिका ने इंडिया को लाइट वेट कंसिडर करना शुरू कर दिया है पिछले 1-1.5 साल से। तो अब जरूरत यह है कि हमें अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर जो है बढ़ाना है। रविंद्र साहब, ये लाइट वेट करना शुरू कर दिया है, या फिर उसको लगता है कि हम नहीं चाहें कि चीन की तरह अमेरिका, भारत भी इतना मजबूत हो जाए कि कल होकर हमारे लिए एक बड़ी चुनौती निकलकर सामने आए? ये भी एक सोच हो सकती है ना उसकी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, वो यही तो कह रहा है। उसने खुलेआम कह दिया इनके स्टेट डिपार्टमेंट ने कि हम इंडिया को कभी इतनी जल्दी नहीं बढ़ना देखना चाहते कि वो कल को हमें थ्रेटन कर दे। उसने खुलेआम कह दिया। बट है ना, एट द सेम, ये भी 2 महीने पहले की बात है, राइजिना डायलॉग्स में मेरे ख्याल से कहा है उन्होंने, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी। बट उसके अलावा भी हमारी जो इकोनॉमिक वेट है चाइना के कंपैरिजन में, एक और इल्यूजन है हमारा, परसेप्शन है कि चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को हमारी जरूरत है। अमेरिका सोच रहा है उसे इंडिया की ज्यादा जरूरत नहीं, वो खुद ही चाइना से डील बनाएगा, जैसी भी बनाएगा वो, बट इट विल मैनेज ऑन इट्स ओन। अम्बेसडर सज्जनहार, आप कैसे देख रहे हैं? इनका कहना है कि केमिस्ट्री मायने नहीं रखती, अरिथमेटिक ज्यादा मायने रखता है। जी, मेरे विचार से केमिस्ट्री भी मायने रखती है और अरिथमेटिक भी मायने रखता है। दोनों ही अपनी जगह पर हैं और उसको हमको दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। देखिए, ये मैं रविंदर से बिल्कुल सहमत हूं। जो ट्रंप का जो नजरिया है, पहले उनका नजरिया है चीन के बनिस्बत, वो बदला है। अगर आप देखेंगे उनका नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो आया था 2017 में, दिसंबर 2017 में, उन्होंने चाइना को क्या कहा था? उन्होंने कहा था चाइना इज आवर सिस्टमिक थ्रेट, हमारा सिस्टमिक राइवल है। उन्होंने कहा चाइना एक ऐसा देश है जिसमें कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है और इंटेंशन है हमारे साथ, हमारे विरुद्ध खड़े होने का, और हमको अपनी जो जगह है, हेजेमनी की है, नंबर 1 पोजीशन है, उससे हटाने की उसमें क्षमता है। और इसीलिए उन्होंने वो कहा था, जो ये क्वाड को, वो उन्होंने नवंबर 2017 में उसको फिर से रिवाइव किया था। आपको याद होगा 10 साल तक वो एक सुप्त अवस्था में, बिल्कुल ही स्टैग्नेंट उसमें था, कोई भी उसके उसमें काम नहीं हो रहा था। उसको उन्होंने फिर से उठाया, क्वाड को, 2017 में, ट्रंप के ही उसमें। मैं कहूंगा, देखिए उस समय जो ट्रंप की केमिस्ट्री थी, अरिथमेटिक था, दोनों बहुत अच्छा था। मैं तो ये कहूंगा जो पिछले 25 साल में हमारे जो संबंध आगे बढ़े हैं लक्ष्मण जी, उसमें ट्रंप 1.0 एक गोल्डन अध्याय था, एक गोल्डन पीरियड था। हम उसमें अगर वो हो इंटरेस्ट हो बात कर सकते हैं। बहुत ऐसे स्टेप्स लिए गए, चाहे भारत को स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन 1 पर लेकर आए, कितने सारे वो जो डिफेंस अग्रीमेंट्स थे, फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स थी, वो हमने साइन किए। तो हमारे संबंध बहुत तेजी से आगे बढ़े। और पाकिस्तान के विरुद्ध आप देखिए उन्होंने किस प्रकार का 1 जनवरी 2018 को, मेरे विचार से सभी यहाँ पर बहुत ही
अच्छे जानकार हैं भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में, उनको याद होगा 1 जनवरी 2018 को सबसे पहला जो ट्वीट आया था उनका, वो ये था, जो हमने $33 बिलियन दे दिया है पाकिस्तान हमको बेवकूफों की तरह ट्रीट करता है, और जो उन्हीं टेररिस्ट को, आतंकियों को वो सेफ हेवन देता है, पनाह देता है, जिसकी हमें जरूरत है। तो अब ये आगे और नहीं चलेगा। परंतु अब अगर आप देखें तो बिल्कुल ही उनका पासा पलट गया है, क्योंकि जो चीन का नजरिया था, जो वो समझते थे, अब वो चाहते हैं जो चीन के साथ किसी ना किसी बातचीत करके एक इस प्रकार का बैलेंस लाया जाए दोनों देशों के बीच में। और इसीलिए वो इतने इच्छुक थे, इतने आतुर थे चीन में जाने के लिए, चीन में गए, क्योंकि अब चीन के पास लीवर्स आ गए हैं। आपको याद होगा पिछली बार उन्होंने जब हमारे और भी साथी हैं, अमेरिका से भी साथी हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह याद होगा, ट्रंप 1.0 में 2020 में, जनवरी 2020 में उन्होंने फेज 1 अग्रीमेंट, ट्रेड अग्रीमेंट साइन की थी, जो चीन $200 बिलियन हर साल अमेरिका से खरीदेगा। और वो वहां के जो चीन के मिनिस्टर थे, वाइस मिनिस्टर ऑफ ट्रेड आए थे साइन करने के लिए, उसको ट्रंप ने खुद साइन किया था। आपको पता चलेगा ये डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल में कितना अंतर होता है, परंतु उन्होंने किया था क्योंकि ये उन्होंने समझा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, तब चाइना के पास कोई वो नहीं थे, कार्ड्स नहीं थे हाथ में। अब उसके पास क्रिटिकल मिनरल्स का कार्ड आ गया है। तो उन्होंने कहा हम आपको एनवीडिया नहीं जाने देंगे, सेल नहीं करने देंगे। तो उन्होंने कहा हम आपके क्रिटिकल मिनरल्स को आप रोक लेते हैं। तो देखिए, बात ऐसी है जो रविंदर ने आखिर में कहा, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर भारत को बनना है। वो भारत मेरे विचार से बन रहा है। खाली ये कहना जो हमारे पास अभी कोई नहीं है, मेरे ख्याल से उससे कुछ इतना फायदा नहीं होगा। वहां पर वो बन रहे हैं। देखिए, आप पिछले 10 साल पहले हमारी क्या स्थिति थी, पोजीशन क्या थी? भारत की इकोनॉमी थी 10वें या 11वें नंबर पर, अब आ गई है 4थे नंबर पर, 5वें नंबर पर, बहुत ही शीघ्र 3रे नंबर पर। आप टेक्नोलॉजी में देख लीजिएगा, आप रिफॉर्म्स में देख लीजिएगा, आप डीपीआई में देख लीजिएगा, स्पेस में देख लीजिएगा, किसी क्षेत्र, इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिएगा, किसी क्षेत्र में देख लीजिएगा। ठीक है, हम कह सकते हैं जो और भी ज्यादा तेजी से हमको बढ़ना चाहिए। आखिरी मैं कमेंट इसमें ये करूंगा, जो वो कहते हैं, वो समझते हैं जो भारत लाइट वेट है। तो मेरे विचार से, क्योंकि भारत अपनी जो इंपॉर्टेंस है उसको आगे बढ़ा रहा है, अपनी इकोनॉमी को आगे ले जा रहा है, अपने डिफेंस भी अपना हम कर रहे हैं, तो मेरे विचार से भारत का जो रुतबा है वो पूरे विश्व में आगे आएगा। आखिरी चीज मैं इसमें यह कहूंगा, आज मैं पढ़ रहा था, एक न्यूज़वीक का आर्टिकल है, उसमें उन्होंने कहा है ये जो 8 देशों को इन्होंने बुलाया है, राष्ट्रपति मैक्रोन ने बुलाया है, 3 तो इसके पश्चिम एशिया के देश हो गए, कतार हो गया, यूएई के प्रेसिडेंट हो गए, इजिप्ट हो गए, और एक ज़ेलेंस्की, ये 4, और 4 भारत, ब्राजील और कीनिया और एक और देश साउथ कोरिया, इनको बुलाया है। तो उन्होंने कहा है इन 8 देशों की अगर आप ग्रेडिंग करें तो उसमें पहला नंबर उन्होंने ऑब्वियसली भारत को ही दिया है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा जब अमेरिका का रोल विश्व में कम हो रहा है, और ये बात मानी है, जो कम हो रहा है, सभी देश डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, भारत भी डाइवर्सिफाई कर रहा है। जो हमारी यूएस इंडिया ईयू जो एफटीए हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई है, तो मैं समझता हूं जो बहुत सारे ऐसे कदम लिए गए हैं, परंतु फिर भी अमेरिका के साथ हमें अपने संबंधों को रखना है, जितना उससे लाभ हो सकता है हमारी अपनी डेवलपमेंट में, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चाहे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, चाहे डिफेंस डेवलपमेंट, वो हमको आगे करते जाना चाहिए। बिल्कुल, दरअसल इसमें एक चीज जो मुझे लगता है, जो रविंदर साहब ने भी कहा और आपने कहा, चीन की तुलना कई बार हम लोग डिप्लोमेटिक लेवल पे करते हैं। मेरा मानना है कि चीन अभी जो लीवर दिखा रहा है, अभी जो अपना पोजीशन ले रहा है, वो अब अपने आप को सक्षम बनाया, और जब सक्षम बना रहा था तो शांत होकर के
बैठा था, अपने कैपेसिटी को डेवलप करता जा रहा था, और जब अब डेवलप कर लिया अपनी क्षमता को, तब जाकर के वो अमेरिका के सामने बार्गेन करने के पोजीशन में है। तो हम उस पोजीशन में पहुंचने की कोशिश में हैं, कई सारे प्रयास किए भी गए जो एम्बेसडर सज्जनहार साहब ने कहा भी, लेकिन अभी तत्काल उस रुख में अगर आ जाएंगे तो फिर संबंध बिगड़ते जाएंगे, उसका फायदा हमें मिलेगा नहीं। तो भारत के इस मामले में डिप्लोमेसी, मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ है। इस पर रविंदर साहब आगे चल कर आपका कमेंट लूंगा, लेकिन प्रमित माकोड़े साहब को मैं जोड़ना चाहूँगा। प्रमित जी, आप कैसे देख रहे हैं? आपके पास दो कमेंट आए हैं, एक रविंदर सचदेव साहब का और एक एम्बेसडर साहब का। मैं भी यही रिपीट करूंगा कि केमिस्ट्री एंड अर्थमेटिक बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड बोथ आर गोइंग वेल राइट नाउ। अर्थमेटिक में डेफिनेटली President Trump साहब is very transactional in nature, and in his Trump 2.0 he has made it amply clear multiple times, not just for India, to every single country and every single alliance, फिर चाहे NATO हो, Quad हो, BRICS हो, SCO हो, that this time America is going to take care of its interests first. सर, मैं अभी जो 25 साल से जो अच्छे संबंध की बात कर रहे थे, ये केवल भारत का ही नहीं, ये तमाम देशों का यही एक व्यू पॉइंट है कि पिछले 25 साल से अमेरिका से हमारे कितने अच्छे संबंध थे, और अभी सडनली उसमें एक तल्खी आ गई है। उसका एक कारण है, क्योंकि पिछले 25 साल से अमेरिका वाज एक्टिंग एज अ पोलाइट बिग ब्रदर। अब वो कुछ लोग उसको माने न माने, बट मोर और लेस अमेरिका वाज मोर इनटू दी कि आपने अगर कोई डिमांड की, आपके ऊपर कोई रिसोर्सेज की आवश्यकता है, एंड मेनली इन टर्म्स ऑफ दी फंडिंग, अमेरिका वाज ऑलवेज देयर टू फंड दोज रिसोर्सेज। एंड सडनली नाउ अमेरिका हैज सेड इनफ इज इनफ। इफ देयर इज अ ट्रेड डेफिसिट, अगर आप हमसे $150 बिलियन का सामान खरीदवाते हैं और हमसे 80 का खरीदते हैं, और अगर 50 या $70 बिलियन का अगर उसमें गैप है, तो यू हैव टू फिल दैट गैप। अगर NATO अगर 5% अगर जीडीपी का खर्च नहीं करता है, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। NATO हैज टू स्टार्ट स्पेंडिंग that kind of percentage of GDP on its defense, because NATO की सुरक्षा का केवल अमेरिका अकेला जिम्मा नहीं ले सकता है। इस तरह से तमाम एग्जांपल्स हैं। चाइना पे भी उन्होंने जबरदस्त प्रेशर किया है। ये कहना गलत है कि अमेरिका ने केवल इंडिया को काउंटर किया है। अमेरिका ने इंडिया से ज्यादा कई और देशों को ज्यादा काउंटर किया है और कॉर्नर किया है। इसलिए इंडिया, और बिकॉज अमेरिका नोज दैट इन नेक्स्ट 25 years if somebody has to shape the world order, either it will be China, Russia and their axis, or it will be America with few of the democratic countries, and India is a very solid and नेचुरल अलाई फॉर दैट। इंडिया और अमेरिका एक तरह से कॉम्प्लीमेंट है, दे आर नॉट एट ऑल कॉम्पिटिशन टू ईच अदर। इंडिया एंड चाइना आर कॉम्पिटिशन टू ईच अदर, क्योंकि आज भारत को अगर 150 करोड़ लोगों को अपलिफ्ट करना है, तो दे हैव टू ग्रेविटेट टुवर्ड्स अमेरिका एंड G7, बिकॉज वहीं से आपके पास फंडिंग आएगी, वहीं से पैसा आएगा, वहीं से रिसोर्सेज आएंगे। 150 करोड़ भारतीय और 140 करोड़ चाइनीज, दे कैन बी गुड फ्रेंड्स, विच अगेन देयर आर सम इश्यूज देयर, बट दे कैन नॉट अपलिफ्ट ईच अदर। अपलिफ्टमेंट अगर होना है भारत का, और तो अमेरिका के साथ दोस्ती से होगा, जिससे अमेरिका को भी फायदा होगा और भारत को भी फायदा होगा। अमेरिका के साथ दोस्ती से होगा जिसमें दोनों को ही फायदा हो, अमेरिका के भी और भारत को भी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने प्रमित जी ने कहा कि ऐसा नहीं कि भारत को ये महसूस हो रहा है, ये दुनिया के हर देशों को महसूस हो रहा है कि पिछले 25 साल से जो रिश्ते थे, रिश्ते अब करवाहट आ गई, अमेरिका ने अपनी नीति में बदलाव कर दिया। इसके पीछे एक नजरिया बताया प्रमित साहब ने कि अमेरिका पहले जितना उदार था उतना उदार अब नहीं है, अब थोड़ा सा ट्रांजैक्शनल देख रहा है। इस पे मैं नरेश कौशिक साहब और अरविंद कुमार जी आप दोनों का रिएक्शन चाहूंगा। पहले नरेश कौशिक साहब आप। असल में क्या है कि हमें अब ये समझना होगा कि हम अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें अपने पांव पर खड़ा होना होगा, जिसके लिए तैयारी हो रही है, लेकिन ये तैयारी अभी मुझे लगता है कि कुछ हाफ हार्टेड मुझे दिखती है। अभी भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत काफी पीछे है। यहाँ मैं यूरोप में रहता हूँ, यहाँ अक्सर ये लोग शिकायत करते हैं कि भारत की ब्यूरोक्रेसी उन्हें काफी रोकती है भारत में निवेश करने के लिए, और जिस तरह के प्रोत्साहन, जिस तरह का आवभगत चीन में या दूसरे देशों में होती है, भारत में विदेशी निवेशकों की नहीं होती। आज भी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत कमजोर है, उसकी गति बहुत अच्छी नहीं है। अभी भी हम सर्विस सेक्टर हमारी GDP का सबसे महत्वपूर्ण है।
तो असल में क्या है कि ना तो हम चीन पर निर्भर रह सकते हैं, क्योंकि चीन हमारा दूरगामी प्रतिद्वंदी है, ना ही हम अमेरिका पर निर्भर रह सकते हैं। तो लेकिन यह है कि हम अकेले दम पर नहीं कर सकते। अमेरिका महत्वपूर्ण देश है, रहेगा, लेकिन हमें बहुत ही संभल कर करना होगा। हमें ऐसा करना होगा कि जो बाकी जो मिडिल पावर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ हमारे रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ होने चाहिए। जैसे यूरोप की मैं बात करूं, इस समय यहां पर डिफेंस सेक्टर पर बहुत जोर दिया जा रहा है, और मैं समझता हूं कि भारत में भी डिफेंस सेक्टर पर काफी अहमियत अभी दी जा रही है। तो ये दोनों देशों के बीच में, दोनों यूरोप और भारत के बीच में काफी संभावनाएं हैं। और अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो अमेरिका भी आपकी तरफ मुड़कर देखेगा। आपको लगेगा कि नहीं, ये जो है ये तो आपस में यूरोप और भारत मिल रहे हैं, तो ये तो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो अमेरिका को भी फिर देखना होगा कि नहीं, हमें भारत का विश्वास जीतना होगा। और जो बात मैंने पहले कही थी, ये बहुत जरूरी है कि अमेरिका के लिए वो दुनिया का विश्वास फिर से जीते। आज कोई दुनिया में अमेरिका पर विश्वास नहीं करता, और कम से कम ये तो कहते हैं कि ट्रंप जब तक वहां सत्ता में है, अमेरिका से किसी भी तरह का हम कोई एग्रीमेंट कर लें, वो लागू होगा कि नहीं, वो बदल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। और अल्टीमेटली तो देखिए, हमें अपने पांव पर खड़ा होना जरूरी है। और अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा, जैसे उसने अब चीन को आगे बढ़ाने में मदद की, चीन को टेक्नोलॉजी जिस तरह से ट्रांसफर की थी, और खासकर अर्ली 90s में, उससे चीन का बहुत फायदा हुआ, और उसमें क्लिंटन की बहुत बड़ी भूमिका थी। इस तरह से अब जो है उनको लगता है, ये कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि हो सकता है कि भारत भी चीन की तरह से ये ऐसी महाशक्ति के रूप में ना उभर पाए, वो उभर जाए कि हमें खतरा पहुंचाने लगे। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि अमेरिका दरअसल इस समय पतन की तरफ है। अमेरिका का जो राइज होना था हो लिया, अब उसे अपने को संभाल के रख ले, यही बहुत जरूरी है। अभी हम जो है डॉलर की जो भूमिका है उसी पर सवाल उठ रहे हैं, और अमेरिका को हमेशा ये डर रहता है कि क्या भारत जैसे देश और देशों के साथ मिलकर क्या डॉलर के खिलाफ तो कोई मोर्चा ना खोल दें, और चीन तो इसके लिए कोशिश कर ही रहा है। तो ब्रिक्स में मैं समझता हूं कि जरूरी है ये। और देखिए, मैं विश्वास की बात इसलिए कह रहा हूं कि अभी कल ही की खबर है कि अमेरिका ने जो जो एक टर्म इजाद की थी, अब वो इंडो पैसिफिक, अब इंडो पैसिफिक से वो इंडो हटा रहे हैं। तो ये कहां से आप भारतीयों का विश्वास जीतेंगे? और सच बात यह है कि ओबामा ने ये इंडो पैसिफिक पर जोर इसलिए दिया था, उनको लगा था कि अब यूरोप से हटकर हमें एशिया पर फोकस करना चाहिए, चीन के खिलाफ हमें जो है गुटबंदी करनी चाहिए, या कम से कम भारत जैसे देशों को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। अब ये पीछे हट रहे हैं। ऐसा लगता है चीन तो है बिल्कुल अमेरिका पर हावी हो गया है। और ये सिर्फ लिवरेज वाला मामला नहीं है, ऐसा लगता है कि ट्रंप शी से कुछ ज्यादा शी के सामने झुके हुए हैं। और वो जिस तरह की ज्यादा ही झुके हुए हैं। वो जैसे वो चिप्स भी जैसे वो देने को तैयार है, नए वाले जो है एनवीडिया का जो लेटेस्ट चिप उन्होंने नहीं दिया, लेकिन एक वो छोड़कर स्टेप बाकी सब वो देने को तैयार हैं, जिसको लेकर अमेरिका के अंदर काफी इसको लेकर विरोध है, काफी कंडेमनेशन है। और जिस तरह की उनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज हैं भारत को लेकर, तो वो भी जो है भारतीयों का विश्वास जीतने के लिए उन्हें काफी कुछ करने की जरूरत है। भारतीयों का विश्वास जीतने के लिए काफी कुछ करने की जरूरत है, लेकिन वो इस बात की जरूरत को समझेंगे कि नहीं समझेंगे, एक काफी बड़ा सवाल है। प्रोफेसर अरविंद कुमार साहब, आप इसमें कुछ ऐड करेंगे? इसमें दो बातें मैं रखूंगा। पहला बात तो ये है कि G7 अपने आप में कमजोर होता जा रहा है। इटली का कोई रेलिवेंस नहीं रहा है, और यूनाइटेड किंगडम का रेलिवेंस भी खत्म हो रहा है। तो अमेरिका को ये बात जानना चाहिए कि G7 जो है, इसका रेलेवेंस, सिग्निफिकेंस, सब चीज जो है कमजोर होता जा रहा है, और भारत जो उभर रहा है उसमें कैसे भारत के साथ काम करें। तो भारत और यूएस दोनों को साथ में काम करना होगा। अगर यूएस ये समझता है कि भारत को चाइना के अगेंस्ट में और काउंटर बैलेंस चाइना को करना होगा, तो ये गलत है।
ये संग्रह डायलॉग में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत स्पष्ट वक्त में कह दिए थे कि भारत जो है चाइना को काउंटर बैलेंस कभी नहीं करेगा। तो ये सब जो मुद्दे हैं, चाइना एज अ फैक्टर, आई थिंक इंडिया जो है वहां पर ये यूएस के साथ चाइना से भी अपना एक इंडिपेंडेंट काम करेगा, यूएस के साथ इंडिपेंडेंट संबंध बनाएगा, और इसमें बोथ केमिस्ट्री एंड अरिथमेटिक की जो बात हो रही है ये दोनों ही रेलिवेंट होगा कि कैसे पर्सनल केमिस्ट्री ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी दो देशों के ये लीडर्स के बीच में अगर केमिस्ट्री अच्छा होता है तो बहुत सारी बातें जो होती हैं वो बहुत शानदार रूप में आगे बढ़ती है और एक नीति का एक नीति बन जाता है। अभी जो भारत और यूएस के बीच में जो बातें हुई हैं ये बहुत ही अच्छे हुए हैं और ये दोनों देश जो समझते हैं कि कैसे एक दूसरे के पूरक हैं और ये दोनों देश साथ में रखकर कैसे विश्व की समस्याओं को ये सुलझाएंगे, इन पे इनको काम करना होगा। दरअसल इसको हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग अब दो तीन चीजें जो एम्बेसडर साहब ने उठाया था कि ये ट्रेड डील के लिए क्या रास्ता अब यहाँ से मजबूत माना जाए, डिफेंस को लेकर जो एग्रीमेंट हम लोगों ने किया था 10 साल का एक फ्रेमवर्क बनाया था, क्या उस पर तेजी से अमल होता हुआ दिखेगा क्या इस बैठक के बाद, इस पर चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि G7 की साइडलाइन में ट्रंप और मोदी के बीच जो मुलाकात हुई है वो मुलाकात आगे चलकर क्या रंग लाएगी या फिर आगे चलकर दोनों देशों के बीच में रिश्तों में क्या कुछ बदलाव या फिर मजबूती आने को देख सकते हैं। अलग अलग राय हमारे पैनलिस्ट की तरफ से निकल कर सामने आई। शुरुआत करूंगा एम्बेसडर साहब आपसे कि अब इस मुलाकात के बाद सबसे पहली जो परीक्षा कह सकते हैं या फिर सबसे पहले जो इवेंट है वो है 23 और 24 जून को, जब यूएस के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है वो इंडिया आ रहे हैं और यहाँ पे ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की कोशिश की जाएगी। 99% चीज़ें हो चुकी थी, 1% बाद चीज़ें बची हुई थी, लेकिन इस बीच सेक्शन 301 लगाया गया, भारत समेत 55 देशों पे ड्यूटी लगाने का फैसला लिया गया 12.5%। तो ये सब जो अड़चन आई थी क्या दूर हो जाएगी क्या? इस तरह की बैठकों में इन सब चीज़ों पर बातचीत होती है क्या? जी देखिए, जो इसके बाद में जो अभी उनकी 1-to-1 बातचीत हुई होगी, डेलीगेशन के साथ बातचीत हुई होगी, तो उसमें तो जरूर ये मुद्दे उठाए जाते हैं। देखिए, ये परोक्ष रूप से जब ये प्रेस के सामने स्टेटमेंट्स होती हैं तब ऐसे मुद्दे नहीं उठाए जाते हैं, परंतु ये जो डिटेल की बात है ये अंदर जाकर डिफेंस टेक्नोलॉजी वगैरह और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या हालात है, कैसे उभरने वाला है, ये सब बातें उसमें होंगी। और मैं भी ये बहुत उम्मीद रखता हूं जो जेमिसन ग्रीर की जो यात्रा है 23 और 24 को, उसमें हमें ये आगे को देखने को मिलेगा। और जब इनकी बातचीत होगी डेलीगेशंस के साथ दोनों नेताओं की हुई होगी तो उसमें जरूर क्वाड के बारे में, इंडो पैसिफिक वगैरह के बारे में जरूर बातचीत होगी, जो क्या नजरिया है राष्ट्रपति ट्रंप का अपने रिश्तों को, संबंधों को आगे ले जाते हुए। जी एम्बेसडर सज्जनहार साहब, मैं थोड़ा समझना चाहूंगा, चूंकि आप ऐसे के बैठकों में या फिर ऐसे जो मीटिंग होती है उसमें कई बार उसके गवाह भी रहे होंगे, तो ऐसी बैठकों में क्या होता है, पहले से एजेंडा तय कर लिया जाता है, अधिकारी लोग ब्रीफिंग के लिए रहते हैं, दोनों नेता बातचीत करते हैं और फिर वहीं पे कोई रोड मैप आएगा तय कर लिया जाता है, या फिर नहीं अपनी अपनी बात रखे बाद में देखेंगे, ऐसा होता है? नहीं, वो जब कोई बात रखता है तो उसका उत्तर का आपको अपेक्षा रहती है जो दूसरी तरफ से क्या जवाब होगा। ऐसा नहीं है जो आपने अपना जो आपने कहना है आपने कह दिया, दूसरी तरफ ने अपना कह दिया और उसके बाद कोई नहीं, ये तो बड़ा इंटरैक्टिव सेशन होता है। इसमें आप अपना पक्ष रखते हैं और फिर वो दूसरी तरफ से आता है, फिर उसके बारे में आपकी बातचीत होती है, कॉन्वर्सेशन होता है, डायलॉग होता है, वन साइडेड नहीं होता है। और अगर आप लक्ष्मण जी मुझे इजाजत दे, दो छोटे मुद्दों पर मैं बहुत जल्दी बताना चाहूंगा। देखिए, एक तो जो उन्होंने कहा जो हमको अपने जो संबंध हैं और देशों के साथ बढ़ाने चाहिए, तो मेरे विचार से आप अगर देखेंगे जमीनी तौर पर तो हमारे संबंध बहुत देशों से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 2 साल में हमने करीब 8-10 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं और बड़े मैंने तो यूरोप का हवाला दिया, परंतु यूनाइटेड किंगडम के साथ, अब कनाडा के साथ भी हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हो रहा है, यूएई के साथ भी हो रहा है, एफ्टा के साथ भी हो रहा है। तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है।
दूसरी बात, जहां तक इंडो पैसिफिक की बात है, वो उन्होंने मेरे विचार से अपना जो इंडो पैसिफिक यूएस का कमांड है उसमें इंडो हटा दिया है, परंतु इंडो पैसिफिक अदरवाइज जो है उसके ऊपर नहीं। अभी अगर आप देखेंगे G7 का जो स्टेटमेंट है तो उसमें भी इंडो पैसिफिक का जिक्र किया गया। आखिरी बात जो उन्होंने कही, जो अमेरिका बहुत उदार हुआ करता था, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा, क्योंकि अगर आप देखिए जब राष्ट्रपति ट्रंप पहली बार आए थे तो तब भी उन्होंने सभी देशों के साथ, चाहे यूरोप हो, नेटो हो, ईरान की JCPOA डील हो, वगैरह वगैरह, सबके साथ उन्होंने संबंध खराब किए थे। भारत के साथ नहीं किए थे पिछली बारी। इस बारी भारत के साथ भी संबंध खराब हुए हैं और सभी देशों के साथ भी संबंध खराब हुए हैं। जी। तो ये जो आपने उदार वाली बात कही, इस पर प्रतिम साहब से रिएक्शन लूंगा आगे चल करके, प्रमित माकोड़े साहब, माफी चाहूंगा। लेकिन इससे पहले रविंद्र सचदेव साहब आप कैसे देख रहे हैं जो अभी एम्बेसडर साहब ने कहा कि जो अभी सबसे पहले देखना चाहें कि शायद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट जो होना है यूएस के साथ, ट्रेड डील होनी है, उस पर शायद बात आगे बढ़े और अभी जो बैठक होगी या हो रही है उसमें ये चीज़ें निकल कर सामने आए, रिश्ते शायद बनते हुए। लेकिन इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से आज भी दोहराया कि देखने में बहुत ही एंजल टाइप से लगते हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन बहुत ही टफ नेगोशिएटर हैं। तो ये इशारा करता है कि ये आसानी से होने वाली चीज़ नहीं है। क्यों नहीं? तो ट्रंप तो केमिस्ट्री खेल रहे हैं। अब हम समझ नहीं रहे हैं, गेम चल रही है अरिथमेटिक या फिजिक्स की। ट्रंप तो केमिस्ट्री खेल रहे हैं। उनकी आर्ट ऑफ डील किताब में उनकी हिस्ट्री देखी है, वो हर नेगोशिएशन में पहले इस तरह की कुछ चीजें करते हैं। और वैसे भी एज एम्बेसडर सजना सेड, आई एब्सोल्युटली एग्री, deal making or any relations are not only chemistry, physics, arithmetic, whatever you may say, but मैं जो कंसेप्शन या मिसकंसेप्शन क्लियर करना चाह रहा हूं अपने देश के अंदर ऑल्सो इज दैट कि हम सोचे कि ट्रंप ने ये कह दिया मोदी जी ऐसे है तो अमेरिका हमारा मुरीद है। अमेरिका हमारा मुरीद नहीं है सर। One, that's now quick point to the trade thing I'll come later, but मैं बुलेट पॉइंट में 3-4 मैं कह दूं अगर जो बातें चल रही थी। वन, देखिए ट्रस्ट की बहुत बात हो रही है। ट्रंप इज नॉट बॉदर्ड अबाउट ट्रस्ट, उसको कोई चिंता ही नहीं आप उसके बारे में क्या सोचते हो। ओके, वो अपनी चाल चल रहे हैं। वन सेकेंड, एक ये बात हुई कि अमेरिका का पतन होने जा रहा है। यस और नो, ये जो सारा खेल इस समय हो रहा है क्योंकि ट्रंप अकेले थोड़ी पूरी विचारधारा है। वो विचारधारा ये समझती है कि अब ये वक्त आ गया, या तो इस समय पूरा कुछ कर दे तो हम अगले 100 साल तक रूल या हेजेमनी रहेगी। अगर हमने इस समय ये चीजें नहीं करी तो हमारा पतन हो जाएगा। तो ट्रंप जो लीड कर रहा है वो ये प्रयास कर रहा है अपने हिसाब से कि अमेरिका की हेजेमनी एंड इन्फ्लुएंस दुनिया भर में रहे अगले 50, 60, 100 वर्षों में। तो अब इसमें वो कितना सही है कितना गलत है क्या होता है वी कैन नॉट से। एक और बात आई थी चाइना की, और इंडिया का कंपैरिजन। चाइना के नेशनलिस्ट 2016, 17, 18 में जब इन्होंने सैंक्शंस करी और आज चाइना कहाँ है, वो ट्रंप को थैंक यू कहते हैं। एंड मे बी दैट इज एन आंसर फॉर अस आल्सो। उनके सोशल मीडिया में ट्रंप को थैंक यू इसलिए कहा जाता है क्योंकि तब चाइना ने अर्जेंटली आत्मनिर्भरता, अगर हम कहें, उस तरह का पूरा प्रयास चालू कर दिया जिसके चलते आज अगर हम एनवीडिया की बात करें उनके पास उतना नहीं है तो 5 नैनोमीटर का है। देन एक बात आई थी कि सब देश डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो असलियत है। पुराना वर्ल्ड ऑर्डर क्रम्बल कर रहा है, बिखर रहा है। इस समय एक नया वर्ल्ड मैट्रिक्स बन रहा है। इस नए वर्ल्ड मैट्रिक्स में हर देश अपनी कैलकुलेट कर रहा है, अपने किसके साथ मैं क्या करूं, मेरे को कैसे बेनिफिट हो। अगेन गोइंग बैक टू चाइना का पर्सपेक्टिव एंड इंडिया का कॉन्डोलीजा राइस ने शुरू करा था 2000 समथिंग व्हेन शी वाज सिक्योरिटी एडवाइजर टू बुश, और न्यूक्लियर डील आई। उन्होंने अमेरिका में न्यूक्लियर डील ऐसे बेची ये कहते हुए कि इंडिया के साथ हमारे ट्रस्ट बढ़ेगा। दिस न्यूक्लियर डील इन 2008 वाज नेम्ड एज एटम्स फॉर ट्रस्ट, कि न्यूक्लियर डील करेंगे इंडिया से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, हमारा ट्रस्ट बढ़ेगा, राइट। और अमेरिकन कंपनीज को इंडिया में बिजनेस मिलेगा एनर्जी का, जिसका भी हमारे न्यूयॉर्क के कोलीग कह रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड जियो स्ट्रेटेजिक सेंस में उन्होंने कहा कि इंडिया जितना ज्यादा सशक्त होगा उतना ज्यादा चाइना का इन्फ्लुएंस कम होगा, इसलिए इंडिया से बढ़ाना है। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट
जो हमें अभी दिख रहा है, ये जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रंप अकेला थोड़ी बुरी सोच है। इन्होंने अब इनका विचार बन गया है कि इंडिया को एज अ काउंटर टू चाइना हम देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते, कोई बात नहीं, हम अमेरिका से अभी जब ट्रंप गया शी से मिलने, दे वाज टॉक ऑफ G2, अभी G7 की आप बात कर रहे हैं। अमेरिकन मीडिया में बात चल रही थी कि इस ट्रंप लुकिंग टू कार्व आउट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रविंद्र साहब ने उठाया कि चीन के काउंटर करने के लिए भारत को कितना हम तवज्जो दें, नहीं भी दें, ऐसा भी सोच रहे हैं। ट्रंप की जो रणनीति या फिर अमेरिका की जो रणनीति निकल कर सामने आ रही है। समय थोड़ा सा कम है। नरेश कौशिक साहब, संक्षिप्त में आपका कमेंट लूंगा, फिर परमित जी के पास जाऊंगा, बाकी मेहमानों के पास। ये जो चीन की जो आत्मनिर्भरता की नीति है, ये ट्रंप की वजह से नहीं है और ये हाल की नहीं है। उन्होंने 2015 में एक मेक इन चाइना कार्यक्रम किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम बाजार तो दुनिया का बन गए हैं, अब हमें जो अमेरिका की और पश्चिमी जगत की जो बड़ी जो कंपनियां हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उसको हमें पीछे छोड़ना है। और उन्होंने काफी निभा के काम किया। मैं समझता हूं ये भारत के लिए सबक है, वो हमें जो है बहुत तेजी से करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जो रविंदर जी कह रहे हैं कि जो ये ट्रंप ही नहीं, ये पूरा एक नजरिया है उनका एक छोटे ग्रुप का, लेकिन अमेरिका के भीतर ये बहुत तेजी से बहस है कि ट्रंप ने अमेरिका को डैमेज किया है। इससे अमेरिका का फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो उन्होंने टैरिफ्स की जो पॉलिसी अपनाई थी, उससे अमेरिका का नुकसान हुआ है। अमेरिका में जो है महंगाई बढ़ी है, अमेरिका को लेकर विश्वास दुनिया में घटा है और ट्रेड अमेरिका का उससे अफेक्ट हुआ है। जो किया है उससे अमेरिका को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। ये अमेरिका में ही इस बात की फीलिंग हो गई। परमित मकौड़े साहब, ऐसी फीलिंग है वहां पे क्या? सर थोड़ा समय कम है, इसलिए मैं आपको बीच में रोका हूं, चूंकि हमारे पास बिल्कुल ये दोनों तरफ के इसमें बातें हैं। कुछ लोग इस तरह से बात कर रहे हैं कि अमेरिका को नुकसान हुआ है, बट द स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स के अगर आप स्पेसिफिक लोगों से बात करें तो दे आर एग्रीइंग टू द फैक्ट दैट अमेरिका हैज टू असर्ट इट्स पावर, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट पावर दैट अमेरिका हैज एंड लिवरेज हैज द मिलिट्री पावर। इसीलिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक सेकेंडरी टाइटल नाम दे दिया है। अभी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है, और इसको कई लोग इग्नोर करते हैं। दे आर नाउ गोइंग वेरी एग्रेसिवली मिलिटरीली इन country after country who are having a strong access and nexus to China related forum rather than America related forum. So America is never interested in reducing its dollar dominance, military dominance, economic dominance and knowledge dominance. और जहां उसको लगता है कि उसमें मिलिट्री इंटरवेंशन से उसको कुछ फायदा हो सकता है, उसमें वो जरूर इंटरफेयर कर रहा है। लेकिन एक बात मैं और कहूंगा कि इंडियन डायस्पोरा, जैसे अभी हमारे एक को पैनलिस्ट ने कहा कि ट्रंप नहीं है, पूरे एक इकोसिस्टम है। तो सर, पूरी इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस करने के लिए इंडियन डायस्पोरा has to super active now in America. It is the high time. देखिए, अमेरिका में लॉबिंग इज अ वेरी मेजर फैक्टर। आपको हर पॉलिटिशियन को फंड करने के लिए आप यू आर ऑथराइज्ड एंड इट्स लीगल। लेकिन जो जूइश लोग हैं या इवन पाकिस्तानी लोग हैं, चाइनीज लोग हैं, दे फंड दीज पॉलिटिशियंस एटलीस्ट 50 times more than what Indians do. The time has come that Indian diaspora has to now हमारे यहाँ चूंकि भारत में लॉबिंग जो है वो अभी तक कानूनी उसको मान्यता नहीं मिली है, तो इस तरह के फंड करने पे कई बार राजनीतिक बवाल भी मच जाता है। मैं प्रोफेसर साहब के पास आना चाह रहा था, लेकिन समय हमारे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है। माफी चाहूंगा अरविंद कुमार साहब, मैं अगली बार आपके पास आऊंगा जरूर से। हाँ, लेकिन समय यहीं पर खत्म हो चुका है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिंध में से आवाज। नमस्कार।